देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित बेसिकली है क्या? इट इज नथिंग बट इमेजिनेशन ऑफ माइंड। दिमाग की कल्पनाओं को साकार रूप देना ही गणित है। आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, उस सोच की प्रक्रिया को आप लिखते जाते हैं। मैथमेटिक्स कैसे शुरू हुआ, हमें इसकी जरूरत क्यों है? मैथमेटिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है मैथेमा, जिसका मतलब है व्हाट वन लर्न्स, जो सीखना चाहता है। गणित की जरूरत तभी पड़ी जब हमें गिनने की आवश्यकता पड़ी। ट्रेडिंग बहुत पहले शुरू हुई, नंबर सिस्टम तब नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? एक सेब रिप्रेजेंट करना है तो वो एक डॉट को यूज करते थे या एक लाइन का प्रयोग करते थे। मैथमेटिक्स जीवन की सच्चाई और वास्तविकता का प्रतिबिंब है। सच्चाई पर पहुंचने और उसका पता लगाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इसी प्रकार गणित की समस्याओं का समाधान उसके नियमों और गुणसूत्रों में छुपा हुआ है। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम जानेंगे घन और घन स्क्वायर के बारे में। घन क्या होता है और घन का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे और साथ में हैं हमारे कुछ स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं क्या होता है घन और क्या होता है घन स्क्वायर, यानी कि क्यूब एंड क्यूब स्क्वायर। मैं अविनाश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT कॉलेज MIA अलवर राजस्थान। आज हम चर्चा करेंगे घन और घनमूल पर। तो आप लोग एक एक करके अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं पनीश कुमार। मैं रविराज। मैं विक्की तोमर। सर मैं नीरज कुमार उपाध्याय। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। तो आप लोग घन और घनमूल के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। जी सर। जी। तो सबसे पहले आनंद जी आप बताइए घन क्या होता है? सर किसी भी संख्या का जो क्यूब होता है, मतलब पावर 3, अगर मान लीजिए सर कोई संख्या है 2 और उसको हम 3 बार उसी संख्या से गुना कर देते हैं, उसे हम उस संख्या का घन बोलते हैं। जैसे 2 को हम 3 बार 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं, ये आता है 8। तो मतलब 2 का जो घन होगा वो 8 होगा। फनीश जी सही है? जी सर ये बिल्कुल सही है। मैं अपने मित्र आनंद से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल। तो घन का मतलब हुआ कि किसी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो जो संख्या आती है वो उस संख्या की घन हो जाती है। जी सर। ठीक है। तो अब घन की आकृति के बारे में थोड़ा सोचते हैं कि घनाकार एक आकृति होती है, उसमें जितनी भी फलक होते हैं तो वो वर्ग से मिलके बने होते हैं। मतलब उनकी जो घन होते हैं उसका जो पार्ट होता है वो वर्गाकार होता है, मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया है? घनाकार आकृति घनाकार आकृति को देखकर अनुभव किया है? जी सर। तो आज हम इस घन और घनमूल के बारे में ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 का घन क्या होगा? 1 सर। 1। 2 का घन 8। 3 का घन 27। तो 9 का घन कितना होगा? 729। 10 का घन 1000। आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि 1 से लेकर के 10 तक के घन में, या यूं कहिए तो 1 से लेकर 1000 के बीच में केवल 10 संख्याएं ही पूर्ण घन संख्याएं हैं? हाँ सर। जी सर। 1, 8, 27, इस तरीके से करके 1 से 10 तक के घन में, मतलब 1 से 1000 में केवल 10 संख्याएं ही पूर्ण घन है। जी सर। तो आप पूर्ण घन की, रवि जी आप पूर्ण घन संख्या की परिभाषा बताइए। सर पूर्ण घन संख्या हम उसे कहते हैं, जैसे 64 ले लें सर, 64 को हम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 4 गुने 4 गुने 4। और सर इसका अगर हम घन ले लें तो इसमें 3 पेयर बनती है, मतलब 3 को हम एक लाइन ले लेते हैं। उसमें से 1 को हम निकाल देते हैं। तो वो उसका
घनमूल कहलाता है। हाँ बिल्कुल। नीरज तुम बताओ। सर पूर्ण घन संख्या उसको कहते हैं जो कि किसी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से 3 बार गुना करने पे प्राप्त होता है। सर वो जो संख्या होना चाहिए प्राकृत संख्या ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि वो दशमलव में हो या ऐसे, जैसे कि 2 हो तो 2 नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है तो 2 गुना 2 गुना 2 8। ये नहीं कि 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो पूर्ण घन संख्या नहीं कहलाएगा। पूर्ण घन संख्या होने के लिए सबसे मेन कंडीशन ये होता है कि अपना जो संख्या हो वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। सरफराज जी आप बताइए पूर्ण घन के बारे में। सर पूर्ण घन संख्या से हम ये जानते हैं कि वैसी संख्या, उसे हम किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते जाए तो वो 3 का बनते जाए वो जोड़ा। जब हम उसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पूर्ण घन संख्या हो जाए। पूर्ण घन संख्या वो होती है जिसका हम घन निकाल लें। यस सर। उसको फैक्टराइज कर रहे हैं और 3-3 का समूह बना रहे हैं तो 3-3 का पूरी तरीके से समूह बन जाए जी। तो उस संख्या को हम पूर्ण घन संख्या बोलेंगे। जी ठीक है। तो एक बार की बात है, आपने डॉक्टर हार्डी का नाम सुना होगा। जी ये एक महान गणितज्ञ थे और डॉक्टर रामानुजम भी एक महान गणितज्ञ। जी सर। एक बार की बात है, डॉक्टर GH हार्डी एक टैक्सी में एस रामानुजम से मिलने आए। जी सर। ठीक है। उस टैक्सी का नंबर 1729 था। जी सर। लेकिन वो दिन उनके लिए बहुत बेकार गया, डॉक्टर हार्डी के लिए। तो जब वो रामानुजम के पास पहुंचे तो रामानुजम ने पूछा कि भाई क्या हाल है। नॉर्मली जैसे ही कोई आता है तो भाई आपका क्या हाल है पूछते हैं। जी सर। इसी वे में रामानुजन ने पूछा कि सर आपका क्या हाल है, कैसे हैं। बोले कि बहुत बेकार दिन गुजरा है। तो रामानुजन जी ने बोला भाई क्यों। ये 1729 नंबर जो है बहुत बोरिंग है और मैं इसी नंबर की टैक्सी से आज जर्नी कर रहा हूँ। तो चूंकि रामानुजन एक गणितज्ञ थे और उनका जो पूरा लाइफ है वो संख्याओं के साथ ही बीता हुआ है, तो उनको ये बात उनको सोचने पे मजबूर कर दिया भाई 1729 बोरिंग संख्या कैसे होगी, नीरस संख्या कैसे होगी। तो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बताया कि 1729 बोरिंग संख्या यानी नीरस संख्या नहीं है, इसमें कुछ गुण भी है। जी सर। जैसे उस गुण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। 1729 सबसे छोटी वह संख्या है जिसको 2 घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जी सर। ठीक है। जैसे 1729 को हम एक बार लिख सकते हैं 1728 प्लस 1। जी तो सर। 1728 12 का क्यूब होता है, 12 का घन। जी तो सर। 1728 को इसलिए 12 का पावर 3 प्लस 1। ठीक है। जी सर। फिर 1729 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 729। 1010 का क्यूब है। जी सर। और 729 9 का क्यूब। 9 का। जी सर। तो इससे छोटी कोई भी आप संख्या लेंगे उसको हम 2 घनों के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जी सर। तो इस तरीके से रामानुजम जी ने प्रूव किया कि 1729 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 घन संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जी। और तभी से इस 1729 संख्या का नाम हार्डी रामानुजम संख्या पड़ा है। जी सर। विक्की तोमर जी आप बता सकते हैं कि हार्डी रामानुजम संख्या कौन सी है। 1729 सर। 1729 सर। बताइए विक्की जी अब हार्डी रामानुजम संख्या कौन सी है। 1729 सर। क्यों है। सर वो इसलिए है कि 1729 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको कि हम 2 घन के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये सबसे छोटी संख्या है सर, इसीलिए इसको जी हार्डी का इसका नाम हार्डी रामानुजम ही क्यों पड़ा। क्योंकि ये सर हार्डी सर जो थे वो और रामानुजम सर जो थे वो, ये दोनों के संवादों से ये जो संख्या निकला हुआ है। बिल्कुल सही आंसर। इसीलिए इसको सर GH हार्डी के नाम से मतलब बिल्कुल सही है। तो हार्डी रामानुजम संख्या के बारे में आप लोग जान लिए। जी सर। अगर सम संख्या का घन किया जाए तो जो घन आएगा वो सम संख्या आती है या विषम संख्या आती है। सर सम संख्या 12 सम संख्या है। 12 का जो घन होगा 1728 ये भी सम संख्या है। जी सर। 14 सम संख्या है, इसका जो घन होगा 2744 ये भी सम संख्या है। यानी सम संख्या का जो घन होता है वो सम संख्या ही होता है। और इसी तरीके से विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होती है। जी सर। तो कोई विषम संख्या का उदाहरण बताइए विक्की तोमर जी। 3 है सर। 3 का घन कितना आएगा। 27 सर। 3 विषम है, इसका घन भी विषम ही आ रहा है।
सरफराज जी आपको एग्जाम्पल बताइए। 5 सर 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा, यानी 5 एक विषम संख्या है और 125 भी एक विषम संख्या है। ठीक है रवि जी, आप 10 से बड़ी कोई संख्या बताइए जो विषम हो और उसका घन भी विषम आए। जैसे हम 11 ले सकते हैं सर। जैसे 11 का अगर हम घन करें तो सर 1331 आता है, जो कि 11 एक विषम संख्या है और 1331 भी एक विषम संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी विषम संख्या का घन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह भी विषम संख्या ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज का आप लोगों ने अनुभव किया है, जैसे 1 का क्यूब जो है 1 होता है। जी सर। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। अगर हम 1 का घन करें तो आंसर 1 आता है। जी सर। मतलब उत्तर 1 आता है। 2 का घन करते हैं तो उत्तर आता है 8। जी सर। तो 8 को हम 3 और +5 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जी सर। उसी तरीके से अगर हम 3 का घन करें तो उत्तर 27 आएगा। जी सर। और इसको हम 7 + 9 + 11 के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जी सर। तो 1 के क्यूब, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी संख्या का क्यूब यानी घन का उत्तर चाहिए, उत्तर जो आ रहा है उसको हम उसके पीछे की विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जी सर। जी सर। तो अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि कोई घन आ रहा है तो उसको किन विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? जी सर। जी सर। तो आप 4 के क्यूब यानी 64 को बताइए कि किन किन विषम संख्याओं के योग के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। आनंद जी आप बताइए। सर 4 के क्यूब को हम लोग 13 + 15 + 17 + 19, अगर 13 + 15 + 17 + 19 को जोड़ेंगे तो ये सर 64 हो जाएगा, जो कि 4 का घन है। तो सर 4 के घन को हम लोग इन 4 विषम संख्याओं के योग के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप लोग और नोट कर रहे होंगे, जैसे 4 का क्यूब अगर हम कर रहे हैं यानी घन फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसे 4 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में जी 4 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 का क्यूब किए हैं तो 3 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किए हैं। जी सर। तो खनिश जी आप बता सकते हो कि 5 का अगर क्यूब करेंगे तो कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे? सर जैसा कि हम जानते हैं कि 5 का घन 125 होता है और उसके पीछे जो विषम संख्या होगी वो इस प्रकार होगी: 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 जोड़ 29। अगर इन पांचों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो ये पांचों 125 बनेगी सर, जो 5 की घन संख्या है। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे 3 का क्यूब आप कर रहे हो तो 3 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हो, 4 का क्यूब कर रहे हो तो 4 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हो। विकी समझ मेरी बात समझ आ रही है? 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 4 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 5 का क्यूब कर रहे हैं तो 5 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे? 8 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। नीरज जी आप बताओ, 7 का क्यूब करेंगे तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे? 7 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। सरफराज जी आप बताइए, अगर 9 का क्यूब करेंगे तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे? 9 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। तो क्या आप लोग अब अगर किसी संख्या का क्यूब पूछा जाएगा कि इस संख्या के घन को कितनी विषम संख्याओं के घन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो आप लोग बता देंगे? जी सर। तो रवि जी आप बताइए, 13 का घन करेंगे तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा? सर हमको 13 विषम संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा 13 को घन करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग समझ गए? जी सर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं घनमूल के बारे में। तो नीरज बता सकते हो कि घनमूल कैसे हम निकालेंगे? 8 का घनमूल कितना होगा? सर घनमूल निकालने के लिए सर 8 का घनमूल सर 2 होगा। कैसे होगा? सर 8 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सर 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 बार 2 आ रहा है तो उसमें से 1 2 को ले लेंगे तो 2, इसलिए 8 का घनमूल होगा। ठीक है, 27 का घनमूल कितना होगा? 3। सरफराज जी आप बताइए क्यों होगा? सर 27 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखेंगे तो ये होगा 3 गुने 3 गुने 3, जो एक 3 का समूह बन रहा है और इसे एक रूट के अंदर रख करके एक 3 का समूह बना करके और 3 के पावर 3 हम कर देंगे ऊपर और फिर वो घनमूल के रूप में व्यक्त होगा, जिसे हम 3 को बाहर ला देंगे, यानी 27 का ये 3 घनमूल हो जाएगा। मतलब ये
घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे जी सर। और उन गुणनखंडों में 3 का समूह बना लेंगे और जितने 3 के समूह बने होंगे उसमें से जैसे 64 है, 64 को ले लीजिए आप। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितने 2 आएंगे? 6 बार 2 आएगा। तो इसका अगर हम 3 का समूह बनाएंगे तो 2 समूह होगा और प्रत्येक समूह में से 1 2 को लेंगे। तो विकी तोमर आप बताइए इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 64 का 4 होगा सर। दोनों में समूह में से 1 1 2 लिए हैं तो 2 गुणे 2 4 हो गया। तो आप लोग घनमूल निकालना सीख लिए? जी सर। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर बता सकते हैं? जी सर। 729 का घनमूल आनंद जी आप बताइए। 9 होगा सर। कैसे 9 होगा? सर क्योंकि 9 का जो घन होता है वो 729 होता है और घनमूल सर उसे कहते हैं जिस संख्या से वो निकला हुआ है, जिस संख्या के घन के रूप में वो निकला हुआ है। 9 का पावर 3 उसका सर होल का 9 का पावर 3 गुने 1/3 घनमूल का मतलब हुआ सर 1/3। तो 3 से 3 कट गया सर, तो इस तरह वो संख्या 9 बचती है हमारी। ठीक है खनीश जी आप इसको गुणनखंड विधि से बताइए। सर अभाज्य विधि से हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 मतलब 6 बार 3 को आपस में हम गुना कर रहे हैं तो ये 729 बनकर आएगा। और इसमें से अगर हम ये 3 संख्या का 2 समूह बन रहा है तो 3 गुने 3 ये 9 बनकर निकलता है सर। तो ये 9 आपका घन मूल हो गया। ठीक। अब अगर मान लीजिए कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ को पूर्ण घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? नीरज आप बताइए। सर 4 आवश्यकता होगी। कैसे? सर जो भुजा दिया गया है अपना सर वो 15 30 15 दिया हुआ है। हाँ जी। तो घनाभ का आयतन सर होता है तीनों भुजाओं का गुना, तो 15 गुना 30 गुना 15 हो गया ये घनाभ का आयतन। हाँ जी। फिर सर जब इसका सर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 15 का तो 3 गुना 5 हो जाएगा, 30 का 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा और 15 का सर 3 गुने 5 हो जाएगा। तो अब सर अब इसको सबको अब सर क्रमशः एक लाइन से सीरियली लिखते जाएंगे कि कितने का कितना कितना पेयर हो रहा है। तो सबको लिखने के बाद 2 गुने समूह हो रहा है, 3 का वो समूह हो रहा है यहाँ समूह 3 का समूह। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे हो गया। मतलब 3 और 5 का 3 बार पाया गया, मतलब 3 बार पाया गया समूह बन रहा है। हाँ और 5 भी 3 बार पाया गया। लेकिन सर जो 2 है केवल वो 1 बार है। तो जब 2 1 बार है तो इसको 3 बार करना है। तो इसके लिए हमें 2 और 2 की आवश्यकता होगी। मीन्स 2 गुना 2 यानी 4 घनाभ की आवश्यकता होगी सर इसको पूर्ण घन बनाने के लिए। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 की और आवश्यकता होगी। हाँ। तो 2 का मतलब 2 गुणे 2 की आवश्यकता होगी, इसका मतलब 4 घनाभ की आवश्यकता होगी। जी सर जी सर। ठीक है विक्की तोमर जी समझ गए आप? जी सर। आप लोगों को भी समझ में आ गया? जी सर। सरताज जी आप बताइए 53,240 एक पूर्ण घन है या नहीं? सर इसे पूर्ण घन है या नहीं है इसे हमें जांच करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता होगी। यानी 53,240 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे व्यक्त कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11 गुने 5। यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम पाते हैं कि 2 का एक समूह बन रहा है जबकि 11 का भी एक समूह बन रहा है यानी 3 का समूह बन रहा है और 5 जो हमारा केवल 1 बार आ रहा है। इस तरह हम पाते हैं कि 5 का समूह बनने के लिए 3 समूह बनने के लिए हमें और 2 5 की आवश्यकता है। तो हम यानी कह सकते हैं कि इसे 53,240 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से भाग दे तो भागफल के अभाज्य गुणन में 5 नहीं आएगा। इस प्रकार 53,240 को पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से भागा देंगे यानी 1 5 हमारा हट जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11 बचेगा। जब इसको आपस में एक मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तब ये एक पूर्ण घन बनेगा।
मतलब यानी 53,240 पूर्ण घन नहीं है। नहीं है सर। तो 53,240 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 53,240 को पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ हम एक बार 5 से गुना करेंगे, फिर एक बार 5 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। या नहीं तो सिर्फ इसमें एक 5 आ रहा है तो उस 53,240 को एक 5 से भागा दे देंगे, जो संख्या आएगा हमारा 10,648 आएगा, जो पूर्ण घन है। मतलब 53,240 को अगर हमें पूर्ण घन बनाना होगा तो इसमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अब रवि जी आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। जी सर। 68,600 एक पूर्ण घन है या नहीं? सर 68,600 फिर से मेरे क्वेश्चन सुनिए। 68,600 एक पूर्ण घन है? नहीं सर, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। नीरज जी आप बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि सर 68,600 का सर जब गुणनखंड निकालते हैं तो सर उसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सर ये देख रहे हैं कि 7 तो 3 बार आया हुआ है और 2 भी 3 बार आया हुआ है, लेकिन सर जो अपना 5 है वो केवल 2 बार आया हुआ है। मीन्स कि इसका 3 वाला समूह नहीं है, तो इसको 3 वाला समूह बनाने के लिए एक और 5 की आवश्यकता होगी। तो यानी एक और 5 से गुना जब कर लेंगे तो 5 का भी अपना समूह बन जाएगा। यानी कि जब 68,600 में जब 5 से गुना कर देंगे तो जो 3,43,000 आएगा वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब पूर्ण घन बनेगा। जी सर। और वो पूर्ण घन संख्या 3,43,000 आएगी। जी ठीक है। जी सर। क्या आप लोग अब किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि पूर्ण घन है या नहीं? तनिष जी। जी सर, हम बता सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। विक्की तोमर आप ये भी देख के बता सकते हो कि इसमें किस संख्या से गुणा किया जाएगा तो ये घन संख्या बन जाएगी? जी सर। और किस संख्या से भाग किया जाएगा तो ये घन संख्या हो जाएगी? जी सर। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसके घन में इकाई का अंक क्या होगा? सर 1 होगा सर। रवि जी आप बताएंगे। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 3 है तो उसके घन में इकाई का अंक क्या होगा? सर 9 होगा। सर 7 होगा। फनीश आप बताओ। सर 7 होगा सर। आनंद जी आप बताओ। 7 होगा सर। विक्की तोमर आप बताओ। 7 होगा सर। 7 होगा। नीरज कैसे 7 होगा? ना सर 3 गुना 3 ये करते हैं हम तो 27 आता है, जिसका इकाई पे 7 है। बिल्कुल सही आंसर है। रवि समझ में आ गया आपको? जी सर जी, हम उसका स्क्वायर निकाल दिए थे सर। अब ये बताइए अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है तो उसके घन में इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा सर। विक्की तोमर जी आप बताइए। 8 होगा सर। कैसे 8 होगा? नीरज आप बताओ। सर 2 गुना 2 गुना 2 यदि 3 बार करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अब ऐसे ही बताइए एक अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो उसके घन के इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा सर। 4 होगा। क्लियर है? जी हाँ सर। तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक पता हो तो हम क्या आप लोग अब पता कर पाएंगे कि उसके घन में इकाई का अंक क्या होगा? जी सर। तो एक क्वेश्चन बताइए कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके घन में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आते हैं घन के एप्लीकेशन पे, यानी घन के उपयोग पे। जी ठीक है। जैसे हम किसी घन का आयतन फाइंड करते हैं, आयतन मतलब उसका वॉल्यूम, किसी घनाकार आकृति का वॉल्यूम फाइंड करते हैं यानी उसका आयतन फाइंड करते हैं, आयतन निकालते हैं तो उसकी भुजा का क्यूब करना पड़ता है। घन का आयतन का सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, मतलब उसकी भुजा का घन निकालना होगा। जी सर। ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि एक घन जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा? सर 8 होगा। पूरी तरीके से सही आंसर रवि जी सर 8 होगा। फनीश जी। इसका आंसर 8 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। जी सर। मात्रक जो होता है, मात्रक का भी यूज हम करते हैं, हमेशा भुजा के साथ मात्रक का यूज करेंगे। ठीक है। तो सरफराज जी आप बताओ अगर 5 सेंटीमीटर का कोई भुजा वाला कोई घन है तो इसका आयतन क्या होगा? 125 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा सर। आनंद जी आप बताइए कि अगर 7 सेंटीमीटर
भुजा का कोई क्यूब है तो इसका आयतन कितना होगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो अब इसका यूज हम आयतन निकालने में कर लिए घन का। जी सर। इसी तरीके से घनमूल का उपयोग हम भुजा निकालने में भी करते हैं। तो अब भुजा निकालने की विधि सीखते हैं। जी सर। मान लीजिए कोई घन है जिसका आयतन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर है, तो इस घन की भुजा क्या होगी? जी तोमर जी आप बताइए। 10 होगी सर, 10 सेंटीमीटर। कैसे होगी? क्योंकि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सर जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 1000 का तो 10 गुने 10 गुने 10 हो गया, तो वो तो सर 10 हो गया। और जो उधर सेंटीमीटर क्यूब है उसको भी सर सेंटीमीटर 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 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें से 1 ले लेंगे सेंटीमीटर, यानी कि जो घनमूल निकला वो 10 सेंटीमीटर निकला, इसीलिए भुजा जो हुआ 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है फनीश जी, एक घन का आयतन अगर 64 घन सेंटीमीटर है, इस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? सर अगर उसकी आयतन 64 है तो सर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका भुजा निकाल सकते हैं। सर हम 64 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 6 बार आता है सर। तो हम इसमें 2 का ऐसा समूह लेंगे जो 2 3 बार आ रहा हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर 2 6 बार है तो 3 का समूह 2 बार बनता है, तो 2 गुने 2 यानी 4, वो उस आयतन का भुजा हो जाएगा 4। अगर आयतन सर जैसा कि आपने पूछा 64 है तो उसका सर भुजा 4 होगा सर। 4 सेंटीमीटर होगी। 4 सेंटीमीटर, जी सर। ठीक है ठीक है। विक्की तोमर जी आप बताइए, अगर एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, जी सर, तो इस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? सर लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर सर। कैसे? सर इसमें 3 के समूह लेंगे सर। हाँ जी। और 2 समूह आएंगे, जैसे 3 के पहले 729 का गुणनखंड बताइए क्या होगा? 729 का गुणनखंड होगा सर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। बिल्कुल सही। 2 के 3 के दो समूह बन गए सर। हाँ जी। सर उसमें से एक 3 ले लेंगे और 3 गुना 3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर सर उसकी भुजा हो गई सर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इनका। तो आज हमने सीखा कि किसी संख्या का घन कैसे पता करेंगे, उसका घनमूल कैसे निकालेंगे, घन का यूज प्रयोग कहाँ करेंगे। जी सर। और घनमूल का प्रयोग कहाँ करेंगे। जी सर। तो अब आप लोग घनमूल और उसके उपयोग के बारे में सीख लिए। जी सर। ठीक है, तो अब आगे के लिए अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि भी क्या होता है क्यूब और क्यूब स्क्वायर, यानी कि घन और घन का स्क्वायर। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे हमारे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश पांडे, और साथ में थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।